हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर से एक नए और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी ज़रा सोचिए कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। तो आज का टॉपिक अमृत से कम नहीं है। आज का टॉपिक बिना पढ़े बिना ये वीडियो देखे अगर आप चाहें कि 70 में से 65, 67, 68, 69, 70 नंबर आपका आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 10 के पेपर में आपको 70 में से 65, 68, 69, 70 नंबर लाना है तो ये वीडियो आपके लिए अमृत है। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आज का जो टॉपिक है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी में कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में क्या आएगा। हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों के निवेदन पर, आप सभी के निवेदन पर ये आज का वीडियो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के दिन कक्षा 10 हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पूरा सिलेबस कवर करना है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक नंबर जो आने वाला आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में है उसको एक एक नंबर कैसे कहाँ से आएगा वो सारा कुछ बताऊँगा। तो इस वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में क्या आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी विषय हिंदी है वो 70 नंबर आपको करने होते हैं। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो वो 70 नंबर कहाँ कहाँ से आएंगे, आइए एक एक नंबर की सही जांच पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप जानते हैं कि OMR आएगा आपके लिए। 20 नंबर का OMR आता है और उन 20 नंबर में पहले जो 10 नंबर होते हैं वो गद्य के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ ये हमने आप के सामने पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का विकास आएगा। हिंदी गद्य साहित्य का विकास आएगा, हिंदी पद्य साहित्य का विकास आएगा। 10 नंबर होंगे। 10 नंबर पहले के जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो OMR पर आप लगाएंगे वो गद्य से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दोनों से 5-5 नंबर 10 नंबर बनते हैं। तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो पर बने रहिए। जो पहले 10 नंबर का हिंदी गद्य या पद्य साहित्य का इतिहास आएगा वो आएगा आपका इसी किताब से। लेकिन वो आप देखिए विद्यालयों में बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसको आप कहाँ से पढ़ना है और कैसे आप नंबर लाएंगे। ये 10 नंबर आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो इस 10 नंबर में अच्छा स्कोर करता है वो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आगे जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये 10 नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो इस 10 नंबर को आपकी किताब में ही दिए गए प्रश्नों से ही मिलना है। आप हिंदी जब शुरू करते हैं पढ़ना तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास दिया रहता है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दिया रहता है। तो उसी में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। आइए मैं उनको दिखाता हूँ। तो वो आपका यहाँ से आएगा। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ये गद्य साहित्य का इतिहास है। जैसे ये प्रश्न दिए हुए हैं उसी प्रकार आपके 10 प्रश्न, 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे और 5 प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। जैसे अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, ये सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, ये लिखिए। या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, ये सही है। अर्धनारीश्वर जयशंकर प्रसाद का। तो इसमें जो सही है बच्चों वो अशोक का फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न आपको 5 पूछे जाएंगे। आपकी किताब में 150 से ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको ये प्रश्न कराऊंगा भी। प्रतिदिन वीडियो आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, आप सब उसे जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न मैं यहाँ से आपका करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये गद्य साहित्य का इतिहास रहा। पद्य साहित्य के इतिहास में देखते हैं ऐसे ही प्रश्न वहाँ से भी 5 आने वाले हैं। साहित्य के इतिहास से भी 5 प्रश्न आप में आएंगे। पद्य
पद्य साहित्य का इतिहास जो है उसके जो 5 प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार आएंगे। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ऐसे प्रश्न आपके रहेंगे। ये भी करीब 150 से ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं आपकी किताब में, हिंदी की किताब में पद्य साहित्य में, जहाँ आप कविता पढ़ते हैं उससे पहले जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं पद्य साहित्य का इतिहास ही है वो। तो वहाँ से भी करीब 150 प्रश्न है, एक एक करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन जो है, चुपते चौपदे के रचनाकार कौन है। तो इसमें अगर ये प्रश्न आ जाता है आपके बोर्ड में तो आप इसके सही रचनाकार कौन है। चुपते चौपदे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी हैं। देखिए 2025 में ये प्रश्न आया हो तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध। और दूसरा प्रश्न पूछा गया रीतकाल के कवि हैं, नागार्जुन हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका जो सही जवाब है मोमती राम है। ठीक है, यानी एक एक प्रश्न का आपको ठीक तरीके से मैं करा दूंगा, सीरीज लेकर के आऊँगा आपके लिए प्रतिदिन। बहुत जल्दी ही ये सीरीज शुरू होने वाली है। 9 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज एक आ रही, हम लेकर के आ रहे हैं। उसमें ये सारे प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो 10 नंबर का आपका ये मामला है वो बिल्कुल हल कर दिया जाएगा। तो बात आई समझ में। 5 नंबर आपको गद्य साहित्य से मिलने वाले हैं और 5 ही नंबर आपको पद्य साहित्य इतिहास से मिलने वाले हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनना और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 5 गद्य साहित्य इतिहास और 5 पद्य साहित्य। उसके बाद 20 का हमारा आता है ना, तो 10 तो ये हो गए, बाकी 10 क्या होगा वो भी आइए देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको वीडियो आ रही होगी। ठीक है, वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो बच्चों हिंदी गद्य और हिंदी गद्य और पद्य से जो 10 नंबर के प्रश्न OMR में आते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जो 10 OMR आते हैं वो 10 MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो आप एक एक टॉपिक में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 11 नंबर पे आपका आएगा रस, 12 नंबर पे जो रहेगा आएगा आपका अलंकार, 13 नंबर पे आपका छंद आता है, 14 नंबर पे आपका एक उपसर्ग आता है, 15 नंबर पे आपका प्रत्यय आता है और उसके बाद 16 नंबर पे पर्यायवाची, 17 नंबर पे आपका एक समास पूछा जाता है, 18 नंबर पे आविकारी और फिर उसके बाद में एक प्रश्न जो है लकार और एक प्रश्न जो है आपका संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण में से पूछा जाता है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, यानी 11, 12 और 13 जो आएंगे वो रस छंद अलंकार आएंगे। कहाँ से आएगा वो मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा बच्चों आपका वो रस से आएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रस से अस्थाई भाव भी पूछ लिया जाता है। कुछ रस इंपॉर्टेंट कर लीजिए कौन कौन से रस आते हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है आपके पेपर में वो श्रृंगार रस पूछ लिया जाता है, हास रस और करुण रस, 3 रस आपको पढ़ने हैं और तीनों रस पढ़ करके आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर जो है आपको रस से मिलेगा। रस को भी पढ़ लेना है, कौन कौन सा, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस। इसके भी मैं MCQ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो इसमें या तो परिभाषा करके या कोई उदाहरण दे करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, या अस्थाई भाव पूछ लिया जाता है। तो 11 नंबर यानी 1 नंबर का क्या आएगा, 11 नंबर पर रस आएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। आइए आगे बढ़ते बच्चों। रस के बाद आएगा छंद, ये भी 1 नंबर का रहेगा और छंद में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा छंद नहीं पूछे जाते हैं, न कि परिभाषा पूछी जाती है। इसमें एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा छंद है। तो जो छंद है उसमें जो महत्वपूर्ण है वो 2 छंद, एक चौपाई है एक सोरठा, लेकिन 2 आप अपने तरफ से और कर लीजिएगा, चौपाई सोरठा के अलावा दोहा और रोला। तो ये 4 छंद हैं जो आपको 1 नंबर दिला देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे यहाँ सोरठा का उदाहरण दिया हुआ है और ये लगभग पेपर में बहुत बार आया है। यहाँ आप देख रहे होंगे पेपर में ये बहुत बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बात देखिए, जैसे मात्रा लगाई हुई है तो ये मैं आपको बोर्ड पे भी बताऊंगा ठीक तरीके से, लेकिन आप ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं सोरठा की, आप याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि रोला भी दिया हुआ है, तो रोला भी पेपर में पूछा जाता है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। इसमें भी गिन करके आप देख सकते हैं बताया गया है। तो ये 2 छंद पढ़ने मात्र से ही आपको क्या 1 नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 13 जो बच्चों आपका रहेगा वो अलंकार आएगा। और अलंकार में बहुत अलंकार आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार 3 अलंकार पढ़ने हैं।
तीनों अलंकार पढ़ लेने पर आपको 1 नंबर यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। यानी एक एक नंबर कहाँ से आएगा वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। फिर भी अगर आप ना ला पाओ तो फिर यही है, जो एमसीक्यू में हार जाता है उसका रिजल्ट डाउन हो जाता है, और जिसके 20-20 एमसीक्यू सही चले गए वही टॉप करता है। तो टॉप करने का मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं आपको? पढ़ना है बेटा, उपमा अलंकार पढ़ना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, 3 अलंकार पढ़ने हैं जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे गए। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। बात आ रही सभी? जैसे देखिए बच्चों, रूपक अलंकार, जैसे इसमें चरण कमल बंदो हरिराई दिया गया है और उसमें पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। जहाँ दो वस्तुओं में, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद नहीं रहता है वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। यानी योजक चिन्ह है और उसके दोनों इधर उधर दाएं और बाएं तरफ विकारी शब्द हों तो वहाँ वो रूपक अलंकार होता है। ये भी आपको हम बोर्ड पे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उसी प्रकार आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कितनी बार पेपर में आया हुआ है। तो ये परिभाषा भी दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ परिभाषा, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण है, आप देख रहे होंगे, इसका भी उदाहरण दिया हुआ है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो जहाँ मानने और जानने की बात आ जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार जहाँ समानता बताई जाती है, सम से सादृश शब्द आते हैं या अवाचक शब्द आ जाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार। तो 3 अलंकार ये आपको पढ़ने हैं। 3 अलंकार में आपको 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। इस प्रकार हमने 13 नंबर तक आपको बता दिया है। अब चलते हैं 14 नंबर पर क्या आएगा उसके बारे में जानिए। बच्चों 14 नंबर पर यानी 14वां जो प्रश्न रहेगा वो आएगा आपका उपसर्ग से। तो उपसर्ग किसे कहते हैं आप जानते हैं? उस पर वह शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ करके, मूल शब्द के आगे जुड़कर उनमें परिवर्तन कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो शब्द हैं बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो उपसर्ग से आता है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो वीडियो बना करके मैं आपको बताऊँगा। अभी बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। तो उपसर्ग से भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। बहुत उपसर्ग जैसे अभी है, जैसे अनु है, प्रति है ना, जितने उपसर्ग हैं ज़्यादातर महत्वपूर्ण अन है, उप है, तो ये सारे उपसर्ग जो हैं बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो उपसर्ग से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा 15 नंबर का वो आएगा आपका प्रत्यय आएगा। प्रत्यय से भी आपको 1 नंबर मिलना है। प्रत्यय उपसर्ग के जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि कितने जो है प्रत्यय यहाँ पर जो है बार बार पूछे गए हैं पेपरों में। जैसे आई है, जैसे वट है, हट है, ता है, और उसके बाद में बचपन है। तो ये सारे प्रत्यय बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। यानी प्रत्यय से भी आपको 1 नंबर मिलना है। बड़ी आसान है, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय से भी 1 नंबर मिलेगा। बाकी मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो 15 नंबर का हमने देख लिया। आइए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहाँ से रहे। तो बच्चों 16 नंबर जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा समास से आएगा। समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और समास से भी 1 नंबर का प्रश्न आपका आता ज़रूर है बोर्ड में, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब समास प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं लेकिन संख्या जो है 6 होती है ना। जैसे अविभाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ये जितने भी समास हैं आप पढ़ लीजिएगा और हम आपको पढ़ाएंगे भी, और इनसे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो लेकर के भी आपके समक्ष आएंगे। तो आपको पढ़ाया भी जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना जानिए कि समाज से भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 16 नंबर बता दिया कि आपको कैसे मिलने वाला है। आइए 17वां नंबर जो आपका आएगा वो तत्सम शब्द या तद्भव शब्द आएगा। तत्सम या आएगा, तत्सम आएगा 1 नंबर का, या तद्भव शब्द आ जाएगा। तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 1 नंबर ये है। तत्सम क्या है? जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या है जी? तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के बाद हिंदी में परिवर्तित होकर बने हुए तद्भव शब्द कहलाए। देखिए आप देख भी रहे होंगे, जैसे अग्नि है ना, ये पूछा गया है। स्तंभ है पूछा गया है। काक है ये पूछा गया है। आग है ये पूछा गया है। तो या तो तत्सम पूछ लिया जाएगा, तत्सम का तद्भव क्या होता है, या तद्भव का तत्सम क्या होता है ये पूछिए। 1 नंबर का ये भी आता है। तो तद्भव तत्सम हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो 18 नंबर का
पर आपका प्रश्न रहेगा वो आएगा बेटा पर्यायवाची शब्द से। 18 नंबर पर जो आएगा वो पर्यायवाची शब्द रहेगा। पर्यायवाची शब्द मतलब जिनके जैसे और शब्द हों, जो समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किन शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है, तो पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, आप ये बातें आप सब ध्यान रखिएगा। 1 नंबर आपको पर्यायवाची शब्द से मिलेगा। अब कोई भी पूछ सकता है, मैं कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप देखेंगे इसको। ये देखिए कितने पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जो कई बार पेपरों में आए भी हुए हैं। तो आप देखिए ये बहुत सारे शब्द हैं और ये 1 नंबर आपको यहाँ से ये दिलाएंगे। तो इनको भी हमें क्या करना है, इनको भी हमें पढ़ना है। 1 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। इस प्रकार 18 नंबर का हमने देख लिया है। अब 19वें नंबर पर चलते हैं। अगला जो 19 नंबर का प्रश्न होता है वो वाक्य के स्वरूप में पूछ लेता है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, है ना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और या प्रधानता के आधार पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रधानता के वाच्य पे क्रमवाच्य, कृतवाच्य ये आपने पढ़ा होगा, तो 1 नंबर यहाँ से आता है। चाहे आपने जब रचना के आधार पे 3 होते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार जो वाच्य है, वाच्य भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वाच्य कितने प्रकार, 3 प्रकार का वो भी होता है, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो 1 नंबर आपका वाक्य के स्वरूप से आता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1 नंबर आपका वाक्य के स्वरूप से, चाहे अर्थ के आधार पर वाक्य को पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या पूछ लिया जाता है वाक्य के कितने अंग हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या प्रधानता के आधार पर वाच्य के प्रकार, क्रमवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य पूछ लिया जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, कहीं आज और जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते रहिए। तो इस प्रकार हमने देख लिया बेटा 19 नंबर, यानी OMR का एकदम पोस्टमार्टम कर दिया। 19 नंबर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। 20वां नंबर जो आता है बेटा वो धातु रूप आता है, विभक्ति आती है, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि 20 नंबर जो OMR वाले आते हैं वो हमने अच्छे तरीके से जान लिए कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, और OMR जिसका 20 में 20 सही वो वही टॉप करेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 20 में 20 OMR सही रहेगा अगर आप ताज सर जी हिंदी वाले गुरु जी से पढ़ते हैं तो इसलिए बिल्कुल लगे रहिए इस चैनल से, और इस चैनल से अगर जुड़ गए हैं तो पीछे मत हटिए। मैं भी आपको टॉपर बनाने से पीछे नहीं हटूंगा, और यकीन मानिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का 97 नंबर तक हाईएस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं, बस आप जुड़े रहिए इस चैनल से और सपोर्ट करिए मुझे और पढ़ते रहिए। तो 20 OMR का जो आता है वो हमने देख लिया। अब आइए 50 नंबर जो बच रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको पढ़कर वो नंबर प्राप्त होंगे, उनको देखते हैं। तो 20 नंबर का आपने देख लिया। कहीं इधर उधर भटकना मत, जितना मैं बता दे रहा हूँ वो पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए भटकने की और आवश्यकता नहीं है। जितना बता दिया उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। तो 20 नंबर के बाद आपको खंड खा आ जाता है या खंड बा आ जाता है, वो आपका गद्य शुरू होता है, यानी गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत शुरू होता है, और उसके बाद प्रार्थना पत्र इत्यादि जीवन परिचय वगैरह लिखने के लिए आते हैं। तो आइए मैं अब बताता हूँ कि सबसे पहले गद्य के बारे में जानेंगे। गद्य में जीवन परिचय कौन सा महत्वपूर्ण है वो जानेंगे, फिर पद पढ़ेंगे, पद में कौन सा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है उसको देखेंगे। तो गद्य का पहला चैप्टर ही आप जानते हैं, गद्य में आपको पढ़ने बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को भी पढ़ना है, राजेंद्र प्रसाद को भी पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ना है, भगवत शरण उपाध्याय को भी पढ़ना है, और जयप्रकाश भारती को भी पढ़ना है। यानी पाठ आपको तो सभी पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण पाठ है, जो आपको नंबर दिलाने वाले चैप्टर हैं, वो ध्यान से कान खोल के सुनो लो। कौन कौन से नंबर हैं जो आपको हर बार पेपर में पूछे गए हैं और नंबर दिलाएंगे ज़रूर। तो पहला चैप्टर जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता चैप्टर। जितने गद्यांश हल कर लो, कहीं दिक्कत हो रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं गद्यांश हालांकि कराऊंगा भी इंपॉर्टेंट। तो मित्रता जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। ठीक है, ममता जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो, ममता जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो। उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर की का चैप्टर है, ईर्ष्या न गई तू मेरे मन से। जितना चाहते हो बेटा लगा लो, जितना आपको पता है उतना लगा लो, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संस्कृति भी इम्पोर्टेंट कर लो, पढ़ लो, इनसे भी गद्यांश पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में। तो एक बात ध्यान रखना कि ये चारों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, और पढ़ना तो सारे चैप्टर है लेकिन इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना, यानी एक भी गद्यांश छूटने ना पाए। और इन चारों पार्ट
पार्ट में से एक ना एक गद्यांश आपका आ जाएगा, 2 गद्यांश आते हैं। दोनों की गारंटी इन चारों पार्ट से नहीं है, लेकिन आप यकीन माने कि एक गद्यांश इन चारों से फंस जाएगा, और अगर आप सभी पढ़ते हैं तो सारे गद्यांश हो सकता है दोनों भी गद्यांश आ जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये क्या कह दूं, मैं फेंक दूं लंबा, और उसके बाद में आप कहो कि सर जी आप ऐसा बता दिए थे। इन चारों को पढ़ लेंगे तो एक गद्यांश आपका हो सकता है दोनों गद्यांश आ जाए, ठीक है। गद्यांश 6 नंबर का होता है, 6 नंबर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मित्रता, जहाँ जिस गद्यांश में मित्रता शब्द आ जाए, मित्रता आप देखेंगे कि उस गद्यांश में दिया ही रहेगा। ममता कैसे आप पहचानेंगे, जयशंकर प्रसाद कैसे पहचानेंगे ममता? उसमें स्त्री के बारे में, उसमें विधवा के बारे में, उसमें मुगल के बारे में ज़रूर दिया होगा, तो आप पहचान जाना कि वो ममता से है। अच्छा, भारतीय संस्कृति, इसमें संस्कृति की बात, इसमें भारत को जोड़ने की बात कही जाएगी, तो आप पहचान जाना कि ये इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। बात आ रही है सभी को समझ में? और अगर कहीं पे आपको ईर्ष्या की बात कही जा रही हो, या ईर्ष्या से दूर रहने, या ईर्ष्या से बचने, या ईर्ष्या, ईर्ष्या शब्द आप याद रखना, तो वो किसके पाठ से है? रामधारी जिनकर ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से, ठीक है। ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो इन पाठ को इग्नोर नहीं करना है बच्चा, इन पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अब बात आती है जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय आप लिख लो, किस किस का जीवन परिचय आपको याद करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ लेना, और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ लेना। आपका 5 नंबर यही मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यानी 6, 5, 11 नंबर जो गद्य से आना है आपका, वो मैं यही बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं जीवन परिचय, केवल 4 जीवन परिचय। कौन? शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से पढ़ लेना, ठीक है। बात आ रही समझ में? अगर बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए, 15 नंबर का मैं इधर आपको बता चुका हूँ, अब बढ़ते हैं काव्य की तरफ। जो गद्य से आएगा मैं आपको बता दिया कि कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है। काव्य की तरफ बढ़ते हैं। बात आ रही समझ में सभी को? तो अभी तक बेटा हमने काव्य गद्य का देखा, अब हम लोग काव्य का देखते हैं। काव्य में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो 5 नंबर का जो OMR में आएगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब काव्य में जो पद्यांश आ सकता है जिस पार्ट से, और जीवन परिचय कौन सा महत्वपूर्ण और ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला जो चैप्टर है सूरदास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद पूरा पढ़ लेना, और मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको बता भी दूंगा। और उसके बाद तुलसीदास जी, तुलसीदास भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने धनुष भंग वन पथ पर लिखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वन पथ पर पूछा जाता है। पद तो एकदम जड़ी बूटी संजीवनी है आपके लिए, पद आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पद से हर बार प्रश्न बोर्ड पेपर में एक ना एक पद्यांश अवश्य आता है, ठीक है। रसखान जी का जो सवैया है इसको पढ़ लेना बच्चों। तो इनका सवैया बहुत महत्वपूर्ण है, सवैया से पूछा भी जाता है, बहुत बहुत पूछा गया है। मानुस है रसखान बसो नंद के गाँव के गवार, तो ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। बिहारी जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी ऊपर के जो 4 चैप्टर हैं इनसे हमेशा एक ना एक जो पद्यांश है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इनको तो पहले बात आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगाइए, एक ना एक गद्यांश इनसे ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉरी गद्यांश कह रहा हूँ, पद्यांश, एक ना एक पद्यांश अवश्य आ जाएगा। बाकी चैप्टर तो आपको सारे पढ़ने हैं, जितने 13 चैप्टर दिए हुए हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन अब सारे चैप्टर, चूँकि सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा। महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वो आप पहले पढ़ लीजिएगा, और लगेगा कि ये पूरे हो गए हैं तो उसके बाद इनको स्किप करके, इनको पढ़ करके आप आगे बढ़ के दूसरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चारों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है उसमें महादेवी वर्मा का हिमालय पाठ है, और रामनरेश त्रिपाठी ने जो स्वदेश प्रेम लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रही बात, इनसे कोई ना कोई एक जो है पद्यांश हो सकता है, दोनों पद्यांश आपका आ जाए। जो कितने नंबर का आता है? जो 6 नंबर का आपका आता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। तो 6 नंबर ये आपका हो जाएगा पद्यांश का। और इन चारों को पढ़ने के बाद, 4 ही पढ़ने हैं, 4 से ज़्यादा मत पढ़ना, 4 में से आ जाएगा कंफर्म, गारंटी है मेरी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय क्या आएगा भाई? जीवन परिचय में भी इन्हीं चारों को पढ़ लेना, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा को पढ़ लेना। सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा को पढ़ लेना। ये 5 नंबर का जीवन परिचय भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, बस अभी बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। और जो जो बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम उसको कॉपी में अपने टिक कर लो, दिमाग में टिक कर लो, वहाँ से ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो आप इस चैनल को अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए, और जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए। आप देखना बोर्ड रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप मुझसे मिलना, मैसेज करना सर जी कि मेरा इतना आया है,
ठीक है। और आप यकीन करना बेटा, आप किसी की नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल जो बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार 15 नंबर 11 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर का आपका पद्यांश और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय। लिखना कैसे जीवन परिचय और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गए उधर 20 और इधर जो है आपके 22 यानी 42 नंबर हम लोग देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है जिससे आपको नंबर मिलने वाले, संस्कृत से नंबर मिलने वाले। संस्कृत बेटा आपको दिलाएगा टोटल कितना नंबर जान रहे हो? यानी संस्कृत आपको 5 दूनी 10 और 4 14 नंबर आपको किससे मिलने वाले हैं? आपको संस्कृत से कितना मिलेगा? 14 नंबर। कहोगे सर जी कैसे? तो भाई 5 नंबर का संस्कृत गद्यांश आएगा, 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश आएगा, 2 नंबर का श्लोक आएगा और 2 ही नंबर का प्रश्न उत्तर भी आएगा। तो मिलेंगे संस्कृत से कितना नंबर? 14 नंबर। जो हम संस्कृत को छोड़ देते हैं ना, यही होता है। 100 में से 14 लेस किए, कितने पे आ गए भाई बताइए जल्दी से? 86 पे आ गए। और उसमें भी नंबर अगर ठीक से नहीं मिला तो जब 80 पे कापी चेक होगी तो वैसे जाओगे 40 50 60 70, इसलिए 100 पे कापी चेक करवाओ, टॉपर बनोगे, ठीक है। तो टॉप करना है तो 14 नंबर ये ज़रूरी है संस्कृत के, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मिलेंगे कैसे 14 नंबर? आइए देखते हैं। तो बेटा ताज सर जी हिंदी वाले गुरुजी पर आपको वाराणसी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, अन्योक्ति विलासा पढ़ा दिया गया है, वीरा वीरेण पूज्यते पढ़ा दिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा भी पढ़ा दिया गया है, देशभक्ता चंद्रशेखरा भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जीवन सूत्राणी भी पढ़ा दिया गया। इतने पाठ पढ़ा दिए गए हैं। अगर इतने पाठ आप पढ़ लोगे तो 14 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। कैसे? संस्कृत गद्यांश किससे किससे आ सकता है? महत्वपूर्ण अंडरलाइन को लगाओ भाई, वाराणसी सबसे स्टार लगा लो। हर बार पेपर में इस पाठ से गद्यांश, संस्कृत गद्यांश आया ही आया है, तो इस बार भी इस पाठ से संस्कृत गद्यांश आएगा ही। और दूसरे नंबर पे स्टार करो प्रबुद्धो ग्रामीण। आप देख लो जाके वीडियो, अगर नहीं देखे हो, पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाकर देख लो। वीरा वीरेण पूज्यते, ये 3 पाठ एकदम मान के चलो कि 100% इनसे से संस्कृत गद्यांश आना आना तय है। देशभक्ता चंद्रशेखरा को भी उसी में रख लो। ये 4 पाठ अगर आप संस्कृत गद्यांश के पढ़ लेते हो, 100% आपको 5 नंबर जो इससे मिलने वाला है क्लियर हो जाएगा। इसलिए जाकर वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो। अब बात रही संस्कृत पद्यांश की, तो वो कैसे मिलेगा उसको भी देख लो। अगर आपने वाराणसी को पढ़ा है तो वाराणसी में भी जो सूक्ति दी वो पद्यांश के तौर पर आ सकती है। वीरा वीरेण पूज्यते में भी 3 सूक्तियां हैं, वो भी आपकी पद्यांश के तौर पर आ सकती हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा में भी जो अपदो बिनाप दूर या तीन दूर तक जाता है वो भी आप आ सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। जिसने नहीं देखा वीडियो बेटा जाके देख लो। और अन्योक्ति विलासा ये और जीवन सूत्राणी, ये दोनों पाठ अगर तुमने पढ़ लिया, 5 नंबर तुम्हारा जो है संस्कृत पद्यांश में फिक्स है। 5 नंबर तुम्हारा संस्कृत पद्यांश में फिक्स है। ये 2 पाठ अच्छे से पढ़ लेना। सूक्ति यहाँ से हमेशा हमेशा पूछी जाती है, इसलिए इनको इग्नोर मत करना, जा कर के देख लो, ठीक है। तो 5 और 5 10 नंबर मैंने आपको बता दिया। और जो बच्चे 4 नंबर हैं बेटा, 4 नंबर, 2 नंबर का श्लोक, तो अगर जीवन सूत्राणी का 3 श्लोक आप याद कर लिए, 2 श्लोक आपके पेपर में रहेगा, एक तब भी पेपर में नहीं आएगा। पेपर में ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपकी किताब से हो। तो 3 किससे याद करोगे? 3 जो है जीवन सूत्राणी से पढ़ लो। 3 श्लोक आज से याद करना शुरू कर दो। 2 नंबर आपको श्लोक से मिल जाएगा, 2 नंबर आपको किससे मिलेगा? श्लोक से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक नंबर से रास लगती है, देख लो एक एक नंबर कहाँ से मिलने वाला है। बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखना, महत्वपूर्ण। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉडल पेपर कैसे आया हुआ है और कैसे आपको तैयारी करनी है। जो बता रहा हूँ ये बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस है उसी के अनुसार बता रहा हूँ। तो 2 नंबर श्लोक, 3 सूत्राणी से पढ़ लो, 3 श्लोक, 2 आपके पेपर में रहेगा। मान लीजिए 2 वही आ गया जो 3 में से आप याद किए हैं, तभी एक ऐसा रहेगा जो आपको याद रहेगा और पेपर में आया नहीं रहेगा। तो उसको आप लिख देना। 2 नंबर का श्लोक आता है, 2 मिनट का काम है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। 2 नंबर बचा, 2 नंबर बचा भाई, उसको कैसे आप लाएंगे? 2 नंबर जो बचा है, ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना। जो 2 नंबर आपका बचा है वो प्रश्न उत्तर आता है। अगर ये सारे पाठ आपने पढ़ लिए तो प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा और आपको दिखा दूंगा। इस प्रकार संस्कृत बेटा कितनी आसान है और ये आपको 14 नंबर दिलाएगी। है ना आसान? सब छोड़ देते हैं, सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसका भी पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कौन सा टॉपिक आने वाला है।
अगला जो आएगा बच्चों आपका वो खंड काव्य आएगा। खंड काव्य बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य है। खंड काव्य से आपको मिलेगा बेटा 3 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर। और हर जिले के लिए अलग अलग है। जैसे ये मुक्तदूत है, जोत जवाहर है, अगर पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है। ठीक है, ये अलग अलग जिलों के लिए है। 3 नंबर आपको मिलेगा खंड काव्य में लिखने के बारे में, कथा वस्तु सारांश लिखना होता है। तो आइए मैं बताता हूँ कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। तो ध्यान से देखना कौन कौन सा खंड काव्य किस किस जिले के लिए है। मुक्तदूत जो है ये जिला आप देखिए आगरा है, बस्ती है, गाजीपुर है, फतेहपुर है, बाराबंकी। यहाँ के बच्चे कौन सा खंड काव्य पढ़ेंगे? मुक्तदूत पढ़ेंगे। जोत जवाहर जो है ये कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? तो ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर और रामपुर और गोंडा। बलरामपुर के बच्चे भी जोत जवाहर ही पढ़ेंगे। जो बच्चे बलरामपुर से एग्जाम दे रहे हैं वो भी जोत जवाहर को पढ़ेंगे, यानी बलरामपुर और गोंडा वाले क्या पढ़ेंगे? जोत जवाहर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अग्र पूजा कौन पढ़ेगा भाई? अग्र पूजा पढ़ेंगे इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा वाले बच्चे। मेवाड़ मुकुट कौन पढ़ेगा? मेवाड़ मुकुट पढ़ेंगे बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच वाले बच्चे। जय सुभाष कौन पढ़ेंगे? जय सुभाष पढ़ेंगे लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई वाले बच्चे। मातृभूमि के लिए कौन पढ़ेंगे भाई? तो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर वाले बच्चे पढ़ेंगे। कर्ण कौन पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ कर्ण कौन पढ़ेंगे? अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा वाले बच्चे कर्ण खंड का पढ़ेंगे। कर्मवीर भारत कौन पढ़ेगा? तो ये पढ़ेंगे मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली वाले बच्चे। ठीक है। तुमुल कौन पढ़ेगा बेटा? तुमुल पढ़ेंगे वाराणसी, इटावा और बिजनौर, जालौन और बदायूं वाले। तो ये कितना नंबर आपको देगा? 3 नंबर देगा। ठीक है, 3 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। 3 नंबर के लिए आप अपने जो जिले वाइज खंड काव्य हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसमें कुछ कराना नहीं है। इस खंड काव्य का जो सारांश है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, पेपर में वही लिख देना है। ठीक है, मैं बताऊंगा भी कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, बात आई समझ में? 3 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। आइए तो बच्चों अब जो है 4 नंबर का आगे प्रार्थना पत्र आता है। प्रार्थना पत्र आपका 2 प्रकार से आ सकता है। कभी आता है औपचारिक प्रार्थना पत्र, को भी अनौपचारिक प्रार्थना पत्र पूछ लेता है। तो दोनों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। औपचारिक प्रार्थना पत्र वह पत्र होता है जिसमें आप किसी सरकारी अधिकारी को लिखते हैं जो सरकारी कार्यरत है, या किसी अपने बड़े को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र होता है जब आप किसी अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी को लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र भी कई बार पेपर में पूछा गया है। जैसे ये पत्र देखिए 2025 में ही आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया आकस्मिक अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये पूछ लेता है बेटा। तो इसलिए जैसे ये दिया हुआ देखिए किस प्रकार इसमें सेवा में प्रधानाचार्य लगा करके आगे लिखा गया है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र आया है, इसको भी आप देख लीजिए। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये भी प्रार्थना पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 पेपर में 24-25 पेपर में ये भी आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए विद्यालय में खेल कूद सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी आपका 2025 पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका पेपर में आता है ये, तो इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो आप देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र इस प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक जो पत्र होता है आप किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। जैसे इसमें 2025 में ये भी पेपर में आया हुआ पत्र है कि सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देने के लिए, उसको धैर्य बनाए रखने के लिए एक पत्र लिखिए। तो इसमें देखिए किस प्रकार आप लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, इसमें भी ये भी आ जाता है आपको, तो 4 नंबर इससे भी मिलने वाला ही है। तो दोनों में से कोई अनौपचारिक या औपचारिक पत्र आ सकता है। अभी जो मैंने 3 ऊपर बताए हैं वो, और ये 2 जो इधर बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये आपका हो गया सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देने के लिए। और आगे एक और बता दे रहा हूँ, इसको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक पत्र में सबसे महत्वपूर्ण यही वाला पत्र है। इसमें दिया गया है कि अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित करने के लिए भेजिए, या अपने भाई के शादी में आमंत्रित करने मित्र को पत्र लिखिए। तो देखिए इसमें एक चीज़ है, इसमें सेवा में कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अनौपचारिक पत्र है जो आप सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो
ये भी अगर आ गया और आप लिख दिए तो 4 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। इस प्रकार देखिए किस प्रकार मैं जो है आपको एक एक शब्द कहाँ से कैसे आएगा, एक एक प्रश्न का अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अभी मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार मॉडल पेपर में ये इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, और इनको पढ़ लेने के बाद आप 70 में 70 करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो पत्र 4 नंबर का आता है, इसके बारे में बता दिया और सारी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। 64 नंबर के प्रश्न के बारे में बता दिया। अब मैं बताने चल रहा हूँ आपको आखिरी 6 नंबर जो आते हैं निबंध से, ठीक है। निबंध से पहले बेटा कुछ जो प्रार्थना पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आए हैं, उनको आप देख लेते हैं। इन्हीं में से आप पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रार्थना पत्र आपके बोर्ड पेपर में अवश्य आ जाएगा, ठीक है। चाहे शुल्क माफ़ी के लिए आ जाए, चाहे नगर में सफाई हेतु प्रार्थना पत्र के लिए आ जाए, चाहे आकस्मिक अवकाश हेतु विद्यालय प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। जो इतने पत्र दिए हुए हैं, उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ विदेश में स्थित मित्र को होली पर विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहारों को धन्यवाद पत्र लिखिए, और अपने रुचियों के बारे में अपने मित्र को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये बहुत से पत्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हीं पत्रों को आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं पत्र पे भी वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, कौन कौन सा पत्र आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आइए अब अंतिम जो आपको 6 नंबर मिलने वाला है निबंध पर, वो हम आप चर्चा करते हैं। तो निबंध में सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है यही है, और इसको आप कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान है अभिशाप, इसको आप कह सकते हैं विज्ञान के चमत्कार। ये देखिए किस प्रकार का टॉपिक आ जाता है। तो विज्ञान से संबंधित अगर आ रहा है तो आप ध्यान देंगे, चाहे विज्ञान वरदान आए, अभिशाप आए, विज्ञान के चमत्कार आए, विज्ञान के से विनाश आए, विज्ञान से लाभ आए, तो आप यही लिखेंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से और बहुत ही स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान वरदान है या अभिशाप। जो बेटा निबंध आपको स्टार करना है जो महत्वपूर्ण है, वो देशाटन, उससे देशाटन मतलब क्या, देश घूमना, या यानी यात्रा पर रहना, यात्रा करना देशों की, तो देशाटन उसको बोलते हैं, देशाटन और उससे लाभ। तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बात आ रही सभी को समझ में। आइए अगले निबंध पर चलते हैं। जो अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है निबंध, कंप्यूटर की उपयोगिता, चाहे मोबाइल के, एक अब निबंध आने लगा है कि मोबाइल से लाभ और हानि। तो कंप्यूटर कहें या मोबाइल कहें एक ही बात है, इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो इस निबंध को भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा। और अगर आ रहा है तो आप इसको मोबाइल के जगह पे जहाँ कंप्यूटर लिखा है वो मोबाइल लिख देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगले निबंध की तरफ। बच्चों ध्यान देना, मैं वही निबंध बता रहा हूँ जो पेपर में 95% आने की संभावना है। अगला जो निबंध आपका महत्वपूर्ण है, दहेज प्रथा, ठीक है। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दहेज प्रथा के लिए अभिशाप, दहेज प्रथा की समस्या, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, इसको भी पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब उस निबंध का अवसर आ गया है, उस निबंध का नंबर आ गया जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, और इसको सबसे पहले आप पढ़ना। पर्यावरण सुरक्षा, चाहे ऐसे आ जाएगा या पर्यावरण और स्वास्थ्य करके आ सकता है, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव आ सकता है, पर्यावरण संरक्षण आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण मानव जीवन आ सकता है, या केवल पर्यावरण प्रदूषण करके भी आ सकता है। तो यानी ये 6-7 शीर्षकों में से आ सकता है, सभी शीर्षक पे आप इसी को लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बहुत स्टार कर लेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। बात आई समझ में सभी को, कोई दिक्कत है? अभी तक मैंने जो बताया है पढ़ लेना अच्छे तरीके से, आप यकीन करो कि वो आपको मिलने वाला है। ये सारा टॉपिक जो मैंने आपको बताया इसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा भी इसी चैनल पर। इस 1-1.5 महीने के अंदर ये रामबाण चैनल आपका साबित होगा, एक एक शब्द, एक एक प्रश्न आप करके आएंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को देखें। ये जो निबंध है जनसंख्या विस्फोट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण इसी को आप लगाएंगे, और ये इंटर तक पूछा जाता है, ठीक है। इसका किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो बढ़ती जनसंख्या के रूप में पूछा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि समस्या पूछा जा सकता है, जनसंख्या नियोजन पूछा जा सकता है, बढ़ती आबादी एक समस्या पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, घटती सुविधाएं, भारत में बढ़ती जनसंख्या, यानी तमाम, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, इन तमाम टॉपिकों से, विषयों से इस निबंध को पूछा जा सकता है, और सब में आप इसी को लिख देंगे, और आपको नंबर कितना मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा। तो ये भी पर्यावरण प्रदूषण के बाद सबसे महत्वपूर्ण निबंध है ये, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना बेटा, ठीक है। एक आपका ये भी निबंध है भारत में आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद, देश एवं सुरक्षा, आतंकवाद निवारण, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण निबंधों में से ये भी निबंध है, ठीक है, भारत में आतंकवाद। एक ये निबंध है वनों का महत्व। अब वन वृक्ष हमारे साथी, वृक्ष धरा के
वृक्ष धारा के आभूषण हैं, वृक्षों का महत्व, वन संपदा, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब अगर आ रहा है तो आप इस निबंध को ले सकते हैं, 6 नंबर मिल जाएगा। ये भी आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। देखिए निबंध का कोई क्लियर नहीं होता है बेटा कि कौन सा निबंध आपके पेपर में आ जाएगा, लेकिन 95% जो मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, मान के चलिए ये 95% इन्हीं में से कोई एक निबंध आपके पेपर में ज़रूर रहेगा, क्योंकि 4 से 5 निबंध आते हैं तो उनमें से कोई एक आपको इसमें से पढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए इनमें ये भी मत करना कि 5 में से एक पढ़ना है, जितना बता रहा हूँ सारा निबंध पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है, मेरा प्रिय कवि। अभी जरूरी नहीं तुलसीदास के बारे में, अगर नाम देकर पूछेगा तो तुलसीदास जीवन परिचय आपने पढ़ ही रखा है। जीवन परिचय पढ़ने का एक और ये फायदा रहेगा कि मेरा प्रिय कवि आ गया तो आप किसी भी कवि को लिख सकते हैं। अगर तुलसीदास को मेंशन किया गया, उसमें बताया गया है कि मेरा प्रिय कवि ही लिखिए तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास के बारे में लिखना नहीं, पूछ लिया जाता है मेरा प्रिय कवि, तो इसमें आप किसी के बारे में लिख सकते हैं, चाहे सूरदास के बारे में लिखें, चाहे तुलसीदास, चाहे बिहारी, किसी के बारे में। तो जीवन परिचय याद करने का आपको फायदा होगा। अगर मेरा प्रिय कवि निबंध आ रहा है तो आप आसानी से 6 नंबर और पा सकते हैं, यानी एक जीवन परिचय याद करके आप 11 नंबर कमा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इस चैनल पर, और इस प्रकार आप जितने महत्वपूर्ण निबंध थे वो भी मैं बता चुका हूं। और मैंने आपको बेटा ये पूरी बात बता दी किस प्रकार आप जो है 70 में से 70 अंक हासिल करेंगे। इससे एक भी नंबर इधर उधर आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बता दिया वही टॉपिक आप स्टार कर लो, वही टॉपिक लिख लो कहीं अपनी किताब में अंडर उसको टिक कर लो। इतने से ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि समय बहुत कम है, और इतना अगर तुम पढ़ लेते हो तो 70 में से 70 लाना ये गारंटी है मेरी आपको कि आप लेकर के ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने सभी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आओ आप सभी को मॉडल पेपर भी दिखा देता हूं कि जो मैंने बताया है मॉडल पेपर में है वो चीज़ कि नहीं है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 70 में से 70 कैसे आपको लाना है। अब आइए मॉडल पेपर देख लेते हैं, जो मैंने बताया वो आपको पेपर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये मॉडल पेपर जो है आप देख रहे होंगे अपनी आंखों से ही कि 2025-26 में आया हुआ हिंदी का ही कक्षा 10 का पेपर है। आइए देखते हैं कि इसमें जो मैंने बताया है आपको पहले 20 OMR के बारे में वो हम मिल रहे हैं कि नहीं। तो पहले मैंने 10 OMR के बारे में आपको बताया था कि पहले जो 10 OMR रहेंगे उसमें यही रहेगा कि 5 गद्य से 5 पद, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मिल रहे हैं कि नहीं। पहले खंड आ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो खंड आ जो आपका है आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं कि पहला प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से आया हुआ है, और पहला प्रश्न क्या है, दूसरा सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951। इसका सही जवाब 1951 होगा। कैसे भाई, पहला सप्तक जो आया 1943 में आया, उसके 8 साल बाद दूसरा तार सप्तक आया, फिर उसके 8 साल बाद तीसरा तार सप्तक आया, फिर उसके 8 साल बाद चौथा तार सप्तक। इसमें चारों तार सप्तक के समय दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन से ही दिए हुए हैं। पहला आया 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में, ठीक है। तो दूसरा पूछा गया, दूसरा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आप देखिए बेटा किस प्रकार दिया है, सुमित्रानंदन पंथ की रचना कौन सी, उर्वशी है, साकेत है, पल्लव है, कामायनी। तो इसका सही जवाब है पल्लव, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, साकेत जो है महाकाव्य है मैथिली गुप्त का, कामायनी ये भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले के 5 आएंगे वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे, और दूसरे जो 5 आएंगे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये दूसरे जो 6 से लेकर 10 तक आएंगे वो आपके हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। छठा प्रश्न क्या है जी, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय मनोवैज्ञानिक कहानी वो लिखते थे, ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 8 देखिए आप, 1018 से 1936, नहीं 1018 नहीं होगा, ये 1918 होगा। 1918 से 1936 तक का जो समय है वो शुक्ल युग बोला जाता है, इसी को प्रेमचंद युग बोला जाता है, इसी को प्रसाद युग बोला जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। आइए 10 तक देखते हैं, जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बताया वो है कि नहीं। तो आप देखेंगे बेटा 10 तक जो आपका 10वां प्रश्न है वो निम्नलिखित में से उपन्यास कौन है। सेवा सदन है, विराटा की पद्मिनी है, कफन है, चित्रलेखा। तो सेवा सदन इसका सही जवाब है, यानी 10 नंबर तक हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आएगा। बात आ रही समझ में सभी को, बात आ रही समझ में सभी को, इसमें पूछा गया है। तो आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मैंने और बताया आपको 11 नंबर पर प्रश्न क्या है। 11 नंबर पर आप प्रश्न देख रहे होंगे ध्यानपूर्वक। 11 नंबर प्रश्न क्या है, करुण रस का स्थायी भाव। रस आ गया, जल्दी से बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। शोक होता है कि नहीं होता है, शोक होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बता दो। शोक बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बताया था ना, अस्थायी भाव पढ़ लेना, करुण रस पढ़ लेना, हास रस पढ़ना, इतने में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका देखो ध्यान से, 12 नंबर प्रश्न मैंने क्या बताया था, अलंकार बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अलंकार बताया था ना, अलंकार ही आया हुआ है, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पर से आप चलोने गात, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात आ रही समझ में सभी को, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है,
इसमें कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में प्रत्येक चरण में 11 13 के बाद विराम यति होती है। तो ये आपका रोला है बेटा, रोला। रोला उदाहरण दिया हुआ है रोला का। मैंने बताया था ना आपको सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है। देख रहे हो ना किस प्रकार एक एक शब्द जो आपको मैंने बताया था वही सारा इसमें पेपर में भी मिल रहा है। तो अगर आप मेरे बताए हुए पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल एकदम कल्याण कर देंगे पेपर का पोस्टमार्टम करके। प्रहार में किस शब्द का उपसर्ग हुआ है? तो हार में प्रा लगा हुआ है। बात आ रही समझ में? समझ में सबको? पंचतंत्र में कौन सा समास है? जब संख्यावाची पहला पद हो तो वहाँ दिग्गु समास हो जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं जल्दी से बता दो। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं कि नहीं? ये सब प्रश्न मैं आपको कराऊंगा भी, बताऊंगा भी। हालांकि मैं जो अभी बता दिया हूँ वो आप देखिए एक एक चीज़ मिल रही है, ठीक है। एक एक जो चीज़ जो मैंने बताया मॉडल पेपर में आपको प्राप्त हो रही है। बात आ रही सभी के समझ में कि नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आंसू का तत्सम क्या है भाई? आंसू तद्भव है, जिसमें चंद्रबिंदु लग जाए वो तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु। यहाँ बात पेपर सॉल्व कराने की नहीं, बात ये है कि मैंने जो आपको बताया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात है। 2025 का मॉडल पेपर ऐसा पोस्टमार्टम हम लोग मॉडल पेपरों का करेंगे कि आप देखना बेटा, जब मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा फिर आप देखना किस प्रकार आप एक एक शब्द को अच्छे तरीके से चीर फाड़ के रख देंगे, ठीक है। 18 प्रश्न। क्रमवाच में प्रधानता होती है भाई। क्रमवाच में जो है कर्म की प्रधानता होगी। जाहिर बात क्रमवाच है तो कर्म की प्रधानता होगी। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे बच्चों जो 20 प्रश्न है यानी 19 में जो है ताब्य है तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन हो, सप्तमी विभक्ति एक, सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। ये सही जवाब है। उसके बाद आप चलेंगे निम्नलिखित में से शब्दों का सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। कोई यहाँ पे क्या है? कोई बेटा सर्वनाम है। कोई क्या है जी? कोई सर्वनाम। तो 20 प्रश्न आप देखिए किस प्रकार जो मैंने बताया था उसी में से आपका 20 प्रश्न आया हुआ है। बात आ रही सभी को समझ में? जो बताया हुआ था मैंने 20 प्रश्न वही सारा आ रहा है, ठीक है। तो 20 प्रश्न सभी लोग क्लियर हो गए? 20 प्रश्न तक सभी लोग क्लियर हो गए। अब वर्णात्मक प्रश्न पे आते हैं। वर्णात्मक प्रश्न जो है वो आप देखिए ध्यान से। वर्णात्मक प्रश्न मैंने आपको बताया था वर्णखंड बा गद्यांश आएगा। भिन्न भिन्न धर्मों जातियों जो सारी दुनिया में देशों में बसे हुए हैं, थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनमें बोलियां और गिनती आसान नहीं होती, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों की गिनती होती है। इन विभिन्नताओं को घबरा कर अपरिचित आदमी कह उठे कि एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं। कहाँ किस चैप्टर से आया जल्दी से बता दो। इसमें चैप्टर का नाम दिया हुआ, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो ध्यान से वो समझ गए होंगे। इसमें चैप्टर का नाम ही दिया हुआ, दूसरा प्रश्न चैप्टर का नाम ही दिया हुआ भी। तो किससे आया है? भारतीय संस्कृति से आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो जो बच्चे समझदार हैं, होनहार, होशियार हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जा रहे हैं बात को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य का गौरव निहित रहे। किससे आया भाई? जहाँ प्रगतिशीलता की बात हो, क्या लिखूं से आया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। तो हो सकता है कभी कभी बेटा आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उसी में से आएगा। ये मान के चलो 100% कभी मित्रता नहीं आएगा। एक आध मॉडल पेपर हो सकता है इसमें मित्रता ना आए, बाकी हर मॉडल पेपर में मित्रता से गद्यांश दिया रहता है। तो आप कहने का मतलब है जो चीज़ें बताई गई अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। पेपर में टॉप करके ही आओगे। 6 नंबर इसे क्या लिखो? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से आया है। फिर आगे बढ़ते हैं, पद्यांश देखते हैं। पद्यांश, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ध्यान से देखना किस पार्ट से आया है। मैंने बताया था आपको पहले के 4 पार्ट जरूर अच्छे से पढ़ लेना। गुंज के माल गरे पहरोंगी सवैया से आया, रसखान ने लिखा है भाई इसको, ठीक है। बात आ रही समझ में? 6 नंबर आपको इसमें भी मिलेगा बड़े आसानी से। तो एक एक नंबर मैंने जो बताया है इंपॉर्टेंट जो कराया है उसको पढ़ते चलो। कहीं दिक्कत आ रही सारे पाठ में पढ़ाऊँगा भी अच्छे तरीके से, ठीक है। बस आप सब बने रहना है ताज सर हिंदी वाले गुरु जी पर। दूसरा पद्यांश देख लो। अथवा करके किससे आया? उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। पद से आया है बेटा, पद से आया हुआ है। पद किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। तो देखिए कितनी किस प्रकार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार चीज़ें। अगर आप पढ़ रहे हो पहले के 4 चैप्टर गद्य और पद में तो जीवन परिचय भी आपको आ जाएगा। पद आप गद्यांश पद्यांश भी कर ले जाओगे। 6 नंबर इसमें भी पक्का आप कर सकते हो। यानी दोनों गद्यांश जब आपको आएंगे तो आपका कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा आप अच्छे से कर सकते हो उसका चुनाव करना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों संस्कृत आ गया। संस्कृत में देखते हैं किस पाठ से आया हुआ है। तो निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का यम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, बताओ किस चैप्टर से? वाराणसी से है कि नहीं? 2 नंबर पक्का। अनुवाद कर ले जाओगे कि नहीं? 5 नंबर इसका पक्का हुआ कि नहीं जी? चलो अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो नीचे वाला देख लो कहाँ से। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये भाई भारतीय संस्कृति से आया है लेकिन गद्यांश से नहीं बल्कि संस्कृत गद्यांश से आया हुआ है। तो ये मैं आपको चैप्टर बहुत जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ। बाकी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं बहुत ध्यान से। ये भी भारतीय संस्कृति से अनुवाद कर ले जाओगे। 5 नंबर इसमें भी पक्का हो गया। यानी नंबर एकदम बिल्कुल फिट हैं, फिक्स हैं। जितना मैंने बता दिया उतना ही पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा।
हाँ भाई, संस्कृत पद्यांश कहाँ से आया है? तो देखो, पढ़ते हैं संस्कृत पद्यांश। माता गुरुतरे भूमा पितर पिता उच्चतरो उच्चतरम तथा मनासिकतम उताता बहुतरी चिणम बहुतरी वतात चिंता बहुतरी तृणात। तो देखिए, पहला जो आया हुआ है किससे आया? जीवन सूत्रणानी से मैंने पढ़ा दिया, वीडियो पड़ी हुई, जाके देख लो। मैं अभी बार बार आपको बता रहा था कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पर बुद्धो ग्रामीणा वीडियो नहीं देखें, जाके देख लो। तो दोनों से आपको 5 नंबर बड़े आराम, कोई एक करना होता है, ये भी ध्यान रखना, दोनों नहीं कर देना, कोई एक करना होता है, लेकिन दोनों आपको आ रहा है, जो आपको बेहतर लगेगा वही आप करना। उसके बाद आप देखिए, वो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर आपको, अगर गोंडा बलरामपुर वाले मैंने आपको बता दिया, या जिस भी जिले से आपको मैंने बता दिया कौन सा पढ़ना है, तो पर जो आपने खंडकाव्य पढ़ा है उसी के अनुसार आपको किसी एक का, ठीक है, जिसने मुक्तिदूत पढ़ा वो मुक्तिदूत का जवाब देंगे, और जिसने जोत जवाहर पढ़ा जोत जवाहर का जवाब देंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? गोंडा बलरामपुर वालों ध्यान से सुन लो, जोत जवाहर आपका है, कथा वस्तु सारांश में लिखना है। जोत जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित है, चाहे उनके चरित्र चित्रण कीजिए, चाहे कथा वस्तु पूरा जो जोत जवाहर है वो आप आराम से लिख सकते हैं। बाकी मैंने सभी जिलों के लिए बेटा बता दिया, आप सभी जिस भी जिले से हैं उस जिले से संबंधित इनमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से कोई एक आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे कितने नंबर? 3 नंबर मिलेंगे इससे। तो आ गए अब जीवन परिचय पे नंबर मिलेंगे आपको 5। गद्यांश से जीवन परिचय देखो, जो मैंने बताया था उसमें से है कि नहीं है, जल्दी से देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया था कि नहीं भाई? दिनकर को बताया था कि नहीं? राज शुक्ल को बताया था कि नहीं? तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों आ गए। तो 5 नंबर आपको मिलना है। कैसे लिखना है जीवन परिचय मैं आपको अच्छी तरीके से बोर्ड पर भी बताऊँगा। ठीक है, बस आप पढ़ते चलिए, जो चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, लोगों बच्चों तक पहुँच जाए, ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में ना आए। वीडियो को शेयर कर देना बेटा, वीडियो को शेयर कर देना, सभी लोग जितने भी देख रहे हो वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। तो ये गद्यांश में जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया। पद्यांश में देखिए जीवन परिचय कौन सा आएगा। पद्यांश में देख लो जीवन परिचय मैंने जो बताया था है कि नहीं है, जल्दी। बिहारी लाल बताए थे कि नहीं भाई? सूरदास बताए थे कि नहीं? 2 बताए थे। मैत्री शरण गुप्त जी भी आ गए। ठीक है, तो आप अगर सूरदास को याद किए हैं तो मान के चलिए कि हर मॉडल पेपर में सूरदास जी रहते हैं। 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, आपको 80 शब्द लिखना होता है। 80 शब्द में आपको ठीक तरीके से चीज़ों को लिखना होता है, लिख दीजिएगा। अब आप उसके बाद वाला प्रश्न देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए बेटा क्या आया है भाई। अपने पाठ पुस्तक से कंठस्थ किसी श्लोक को 2 नंबर का आया हुआ है, तो इसको भी मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 नंबर 3 अगर जीवन सूत्राणी से आप श्लोक याद कर ले रहे हैं तो 2 नंबर का श्लोक आपको दिया रहेगा। तो 1 श्लोक आप जरूर याद, 3 श्लोक टोटल याद कर लेना, 2 श्लोक आपका पेपर में रहेगा। 1 श्लोक अगर आप एक्स्ट्रा याद करके रखेंगे तो 2 नंबर ये आपको श्लोक वाला मिल जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी पाठ अगर आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को आप कर ले जाएंगे। जैसे भारतीय संस्कृतम मूलम किम अस्ति, ये पहला प्रश्न है। का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। दूसरा प्रश्न है पूर्व राजा केन सा युद्धम अकरोत। तीसरा प्रश्न चंद्रशेखरा का आसित। चौथा प्रश्न है, तो ये भी 2 नंबर का आता है। तो जितने भी पाठ पढ़ रहे हैं मैं आपको सभी के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो आपको करा दूंगा अच्छे तरीके से, और उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, निबंध किस पे आएगा? तो निबंध देखिए जो इंपॉर्टेंट कराए। कोई आया है? पर्यावरण प्रदूषण इंपॉर्टेंट कराए थे कि नहीं कराए थे? पर्यावरण प्रदूषण इंपॉर्टेंट कराए थे कि नहीं कराए थे भाई? बताइए जल्दी से। आ गया है। विज्ञान वरदान अभिशाप इंपॉर्टेंट कराए थे कि नहीं? जनसंख्या इंपॉर्टेंट कराए थे कि नहीं? तो देख रहे हो आप ना, इन नंबर आपको 7 नंबर का आएगा, फुल मिलेगा नंबर बेटा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलने वाला है। तो अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे भी, जो बता दिया इंपॉर्टेंट उसी में से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो। आप इतना मेरा सहयोग करना। आइए देखते हैं कौन सा पत्र आया भाई। तो साफ़ सफाई, अभी मैंने ऊपर बताया था साफ़ सफाई वाला, वो आ गया। और अपनी रुचियों के बारे में मित्र को पत्र लिखिए, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, रुचि जो आपकी पसंदी जो हॉबियाँ उसके बारे में 4 नंबर ये भी आएगा। तो देखिए 70 का 70 नंबर मैंने आपको बता दिया। यानी मॉडल पेपर में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार आपके फेवर में जाएंगी तब जब आप हमेशा से अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे, तब जब आप ताज सर हिंदी वाले गुरुजी को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। तो मैंने 70 का आपको बताया कि कहाँ से आएगा, और मॉडल पेपर भी दिखा दिया कि उसी में से जो मैंने बताया वही सारा आएगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सारा। मैं धीरे धीरे पढ़ाता चल रहा हूँ। अनिवार्य संस्कृत हमने ख़त्म कर दिया है, अब मैं गद्यांश और पद्यांश पढ़ाऊँगा। एक एक चीज़ जो आपको बोर्ड पेपर में नंबर दिलाने वाली है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। बस मेरा उत्साह आप सब बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, वो चाहे जहाँ भी जिस भी घर में तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की, उनके पास ज़रूर भेजिए बेटा। यही आप सब मेरे लिए करिए। आप सब मेरी फैमिली है, मुझे उम्मीद है, और
अब तक जो सहयोग आपका रहा बहुत शानदार रहा, जिसके बल पर मैं निरंतर वीडियो को बना रहा हूँ और आपके सहयोग में लगा हुआ। पूरा दिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम बेटा, मैं विद्यालय में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा दिन बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे मेरा सहयोग करें पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस प्रकार आपके द्वारा मेरा सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप इस चैनल को खूब सराहेंगे और इस वीडियो को खूब खूब शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।